सर्दियां अक्सर लोगों को आराम का एहसास देती हैं। गरम चाय, रजाई और सुबह की हल्की धुंध। लेकिन कुछ जगहों पर सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, वो एक एहसास होती है जो धीरे धीरे इंसान के भीतर उतरता है। मेरा नाम अद्वैत शर्मा है। मैं देहरादून से थोड़ा बाहर पहाड़ों के पास बने एक पुराने सरकारी मकान में रहता था। नौकरी थी आर्काइव डिपार्टमेंट में। पुरानी फाइलें, बंद हो चुके केस, ऐसी घटनाएं जिनका जिक्र अब सिर्फ कागजों में मिलता है। नवंबर का आखिरी हफ्ता था। दिन छोटे होने लगे थे और रातें लंबी। ऑफिस से लौटते समय रोज मैं एक ही रास्ते से जाता था, धौला खेड़ा नाम का एक छोटा सा इलाका। पुराने घर, कम लोग और एक अजीब सी खामोशी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सुबह काम पर जाना, शाम को लौटना और रात को जल्दी सो जाना। लेकिन दिसंबर की शुरुआत में कुछ बदलने लगा। पहली रात मुझे लगा कि सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कमरे में हीटर चल रहा था, फिर भी हाथ पैर ठंडे थे। नींद बार बार टूट रही थी। उस रात मेरी आंख अचानक खुली। घड़ी देखी, 2:17। कमरे में अजीब सी ठंड थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर उतर जाए। सांस छोड़ने पर भाप दिख रही थी। मैंने उठकर खिड़की देखी। बाहर सब कुछ शांत था, न हवा न कोई आवाज। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में मेरे अलावा भी मौजूद है। मैंने खुद को समझाया, पुराना घर है, सर्दियों में ऐसा लगता है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह ऑफिस पहुंचा तो मेरे टेबल पर एक फाइल रखी थी, लाल रंग की, बिना किसी नंबर या नाम के। ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, धौला खेड़ा, सर्दियों की घटनाएं। मैंने फाइल खोली। अंदर की लिखावट पुरानी थी, पीले पड़ चुके कागज। 3 केस थे, तीनों सर्दियों में। तीनों में लोग जिंदा मिले थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लोग जैसे अंदर से टूट गए। एक केस में लिखा था, व्यक्ति बार बार कहता था कि रात में कोई उसकी सांसें गिनता है। दूसरे में महिला को लगता था कि ठंड उसके शरीर से कुछ निकाल रही है। तीसरे केस में एक ही लाइन थी, सर्दियां चली गईं पर वो वापस नहीं आया। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। धौला खेड़ा, यही रास्ता मैं रोज लेता था। शाम को लौटते समय धुंध आज और घनी थी। सड़क के दोनों तरफ पेड़ धुंध में आधे गायब थे। गाड़ी अपने आप धीमी हो गई। रेडियो पर चल रहा गाना अचानक बंद हो गया और तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद शॉल ओढ़े हुए, चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ। मैंने ब्रेक लगाया। ऐसे इलाके में कोई पैदल नहीं दिखता था। वो धीरे धीरे गाड़ी के पास आई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसने कहा कि बहुत ठंड लग रही है। मैंने जैसे ही खिड़की थोड़ी नीचे की, मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी आंखें मेरी तरफ नहीं थीं। वो मेरी सीट के पीछे कुछ देख रही थी। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। जब मैंने दोबारा सामने देखा, वो औरत गायब थी। सड़क खाली थी, धुंध वैसी ही, लेकिन गाड़ी के शीशे पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया और मुझे नहीं पता था कि ये सर्दी सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक छलावा है। उस रात के बाद मेरी नींद जैसे मुझसे छिन गई। आंख बंद करते ही मुझे वही सफेद शॉल दिखती, वही औरत, वही खाली निगाहें जो मुझे नहीं, मेरे पीछे कुछ देख रही थी। सुबह जब उठा तो सिर भारी था, जैसे पूरी रात किसी ने मेरे दिमाग को धीरे धीरे दबाया हो। आईने में देखा तो मेरी आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे। सर्दी सिर्फ बाहर नहीं थी, वो मेरे भीतर भी उतर चुकी थी। ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले वही फाइल मेरी नजर में आई, धौला खेड़ा, सर्दियों की घटनाएं। मैंने तय कर लिया था कि अब इसे हल्के में नहीं लूंगा। दोपहर में मैंने पुराने रिकॉर्ड रूम की चाबी ली। वहां वो फाइलें रखी थीं जो कभी पूरी तरह बंद नहीं हुई, बस दबा दी गई। धूल, सीलन और एक अजीब सी ठंड। अंदर बैठते ही मुझे महसूस हुआ कि यहाँ हीटर होने के बावजूद सांस छोड़ने पर भाप दिख रही थी। मैंने धौला खेड़ा से जुड़ी बाकी फाइलें निकालनी शुरू की। साल 1987। पहली बार सर्दियों के दौरान असामान्य व्यवहार लिखा मिला। एक पूरे परिवार का जिक्र था। 3 लोग, तीनों हर रात एक ही समय पर जाग जाते थे। 2:17। मेरे हाथ रुक गए।
यही समय जब मेरी नींद टूटी थी। अगली फाइल में लिखा था कि उन लोगों ने शिकायत की थी कि रात में घर के अंदर ठंड बढ़ जाती है और कोई उनके नाम लेकर सांसों में फुसफुसाता है। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, कारण मौसमी भ्रम। लेकिन आखिरी पन्ने पर एक लाइन हाथ से जोड़ी गई थी, सर्दी जाती है वो नहीं जाते। मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे के पीछे से वो लाइन पढ़ ली हो। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। शाम को मैंने फैसला किया कि आज धौला खेड़ा में रुकूंगा। शायद जवाब वहीं था। गांव में घुसते ही मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। सड़कें संकरी थीं, घर पुराने, ज्यादातर खिड़कियां बंद। एक बुजुर्ग आदमी अकेले अलाव के पास बैठा था। मैंने उससे पूछा कि यहाँ कोई गेस्ट हाउस है क्या? उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेरे पीछे। उसकी आवाज कांप गई। उसने कहा, तू भी देर से आया है। मैंने पूछा, किस बारे में? उसने कहा, सर्दी उतर चुकी है। मैं समझ नहीं पाया। उसने मुझे गांव के आखिरी घर की ओर भेजा। कहा कि वहां रुक सकता हूं। घर पुराना था, लकड़ी का दरवाजा हवा में चरमराया। अंदर सब कुछ साफ था, लेकिन अजीब तरह से बिना जान के, जैसे कोई यहाँ रहता तो है पर मौजूद नहीं है। रात बढ़ने लगी। मैं रजाई में घुसा, फिर भी ठंड कम नहीं हुई। घड़ी देखी, 2:17। उसी पल मुझे लगा कि कमरे की हवा भारी हो गई है, दीवारें जैसे थोड़ा थोड़ा पास आ रही हों। और तभी मुझे आवाज आई, मेरे नाम की, बहुत पास से। मैं उठा, दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। बाहर धुंध थी और धुंध के अंदर कोई खड़ा था, सफेद शॉल, झुका हुआ सिर। वो औरत, इस बार वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, उनमें पहचान थी, जैसे वो मुझे काफी समय से जानती हो। उसने कहा, अब समझ आया? मैं पीछे हटा, मेरी पीठ दीवार से लग गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। कमरे की ठंड और बढ़ गई। मुझे लगा मेरी सांसें कम होती जा रही हैं। वो बोली, सर्दी सबके लिए नहीं होती। और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ रही हैं, जैसे कुछ मुझसे धीरे धीरे अलग किया जा रहा हो। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और मुझे नहीं पता कि मैं बेहोश हुआ या सर्दी ने मुझे अपने अंदर ले लिया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। जब आंख खुली तो सबसे पहले मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दी, भारी, टूटी हुई, जैसे हर सांस किसी ठंडी दीवार से टकराकर लौट रही हो। कमरे में अंधेरा था, दिया बुझ चुका था। खिड़की से आती धुंध अब कमरे के अंदर तक घुस आई थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। हाथ पैर ऐसे लग रहे थे जैसे कई घंटों से बर्फ में पड़े हों। धीरे धीरे मेरी याददाश्त वापस आने लगी। वो औरत, उसकी आंखें, उसकी आवाज। सर्दी सबके लिए नहीं होती। मैं किसी तरह उठा और दीवार के सहारे खड़ा हुआ। कमरे का तापमान और गिर चुका था। मुझे महसूस हुआ कि इस ठंड में सिर्फ शरीर नहीं, मेरे विचार भी सुन्न हो रहे हैं। दरवाजे की तरफ देखा, वो खुला था। बाहर धुंध नहीं, अब कोहरा था, घना, भारी, जैसे पूरा गांव किसी सफेद चादर में लपेट दिया गया हो। मैं बाहर निकला। पूरा धौला खेड़ा जागा हुआ था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। घर थे, अलाव जल रहे थे, पर इंसान नहीं थे, सिर्फ पैरों के निशान थे। बर्फ जैसे ठंडे जमीन पर नंगे पैरों के निशान। वो निशान गांव के बीचों बीच एक पुराने कुएं की तरफ जा रहे थे। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुझे याद आया रिकॉर्ड रूम की फाइल। एक लाइन, सर्दी जाती है वो नहीं जाते। मैं धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। कुआं बहुत पुराना था, पत्थर काले पड़ चुके थे। उसके आसपास मोमबत्तियां जली हुई थीं, जैसे किसी ने अब अभी पूजा की हो। कुएं के अंदर से ठंडी हवा नहीं, सीधी ठंड ऊपर आ रही थी। और तभी मुझे आवाजें सुनाई दी, एक नहीं, कई, धीमी, टूटी हुई, फुसफुसाहट जैसी। मेरे नाम की आवाज भी उन्हीं में थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग आदमी जो मुझे गांव में मिला था अब मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल वैसी जैसी फाइल में लिखी थी। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है? उसने जवाब नहीं दिया, बस कुएं की तरफ इशारा किया। मैंने नीचे झांका। अंधेरा नहीं था, नीचे लोग थे, बहुत सारे, खड़े हुए, बिना हिले, सफेद, नीले, काले चेहरे। उन सब की आंखें ऊपर मेरी तरफ थीं और उन सब के बीच वो औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था।
वो जवान नहीं थी, वो बूढ़ी भी नहीं थी, वो समय से बाहर लग रही थी। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, अब तुझे दिख रहा है। मेरे दिमाग में अचानक सब कुछ जुड़ने लगा। धौला खेड़ा में हर सर्दी कुछ लोग बदल जाते थे, कुछ लोग अंदर से खाली हो जाते थे और कुछ कभी वापस नहीं जाते थे। ये सर्दी किसी मौसम की नहीं थी, ये लेने आती थी इंसानों की गर्मी, उनकी यादें, उनकी आवाज। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक चुके थे। ठंड अब सिर्फ महसूस नहीं हो रही थी, वो मेरे भीतर जम रही थी। वो औरत बोली, अब तू तैयार है। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं आई। कुएं के अंदर से हाथ उठने लगे, नीले सफेद सुन्न हाथ मेरे पैरों को छूते हुए। और तभी मेरे कानों में एक साथ सैकड़ों आवाजें गूंजी, ठहर जा, गरम मत हो, ठंड में ही रह। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, लेकिन उसी पल मुझे कुछ याद आया। फाइल का आखिरी पन्ना, एक लाइन जो मैंने तब पढ़ी थी लेकिन समझी नहीं थी। अगर कोई समझ जाए तो सर्दी उसे जल्दी नहीं ले जाती। मैंने पूरी ताकत से अपनी सांस खींची, पहली बार ठंड के खिलाफ, और कुएं के अंदर कुछ चीख जैसा टूटने लगा। पूरा गांव हिल गया। वो औरत पहली बार पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस इंतजार था, जैसे वो जानती हो ये अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे पैर अचानक छूट गए, मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। जब मेरी आंख खुली तो धूप थी, तेज नहीं लेकिन सच्ची, ऐसी धूप जो सर्दियों में भी याद दिला दे कि जिंदा होना अभी बाकी है। मैं जमीन पर पड़ा था, वही कुआं मेरे सामने था, लेकिन अब उसके आसपास न मोमबत्तियां थीं, न पैरों के निशान। धौला खेड़ा फिर से एक साधारण सा गांव लग रहा था। लोग दिख रहे थे, चलते हुए, बात करते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उठने की कोशिश की, शरीर कमजोर था, लेकिन मेरे अंदर कुछ वापस आ चुका था। शायद सब कुछ नहीं गया था। गांव के वही बुजुर्ग अब फिर अलाव के पास बैठे थे। इस बार उनकी आंखें खाली नहीं थीं। उन्होंने मुझे देखा और सिर हिला दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या वो सब सच था? उन्होंने बस इतना कहा, जो समझ जाता है वो बच जाता है, जो भूल जाता है वो रह जाता है। मैंने गांव छोड़ दिया। उस दिन के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, आर्काइव ऑफिस नहीं गया। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो बंद नहीं होनी चाहिए। सर्दियां आईं गईं, लेकिन हर साल दिसंबर आते ही रात के ठीक 2:17 पर मेरी नींद टूट जाती है। कमरा ठंडा नहीं होता, हीटर चलता रहता है, फिर भी मुझे लगता है जैसे कोई मेरी सांसों को ध्यान से सुन रहा हो। आईने में अब भी कभी कभी मेरे पीछे एक हल्की सी परछाई दिख जाती है। वो औरत नहीं आती, लेकिन उसका इंतजार अब भी हवा में रहता है। मैं समझ गया हूं, सर्दियां सिर्फ मौसम नहीं होती, कुछ जगहों पर वो चुनाव करती हैं। और अगर कभी सर्द रात में अचानक बिना वजह ठंड बढ़ जाए, तो समझ लेना ये मौसम नहीं है, ये सर्दियों का छलावा है।